संवाद समागम एक ऐसा कार्यक्रम जिसकी पहल हम कर रहे हैं, जिसमें हम बात करेंगे उन युवाओं से जो लगातार अपनी सृजनात्मक प्रतिभा से अपने आत्मिक विकास के साथ साथ देश की दशा एवं दिशा को बदलने में एक गिलहरी प्रयास कर रहे हैं और जिसके माध्यम से लगातार आसपास के क्षेत्रों में अपनी प्रतिभा के बदौलत यहाँ तक की यात्रा को तय कर पाए हैं। आज के इस शुरुआती कार्यक्रम में जिसको हम उद्घाटन कार्यक्रम भी कह सकते हैं, हमारे बीच मौजूद हैं सुधांशु रघुवंशी कुटज, जो कि इनके बारे में अगर हम परिचय लेना चाहूंगा तो अपने कथन को कहन में बदलने वाले शब्द, सुर और लेखनी का अद्भुत सामंजस्य जो वाणी में जब प्रयुक्त होती है तो एक अविरलता श्रृंगार के साथ साथ ओज भी प्रदान करती है। तो स्वागत है सुधांशु रघुवंशी कुटज जी आज के इस कार्यक्रम में। सर्वप्रथम तो आपका जब मैं नाम पढ़ा सुधांशु रघुवंशी कुटज, तो मैं बात करना चाहूंगा कुटज शब्द पर। ये जो कुटज है यह कहाँ से आया और इसकी प्रेरणा क्या रही, और इसके क्योंकि आज का कुछ समय जो है वो कई प्रकार के विदेशी नाम जैसे माइकल ये सब जोड़ने का है, लेकिन उस दौर में अगर आप इन ऐतिहासिक नामों का और साहित्यिक नामों का प्रयोग करते हैं तो इसके माध्यम से क्या संदेश देना चाहते हैं? ये आपके व्यक्तित्व को किस प्रकार निखारता है? जी काफी रोचक प्रश्न है। क्योंकि मेरा नाम सुधांशु रघुवंशी कुटज है जी, तो कुटज अपने आप में एक साहित्यिक शब्द है और आपको चूंकि आप साहित्य के विद्यार्थी भी हैं और जितने भी साहित्य प्रेमी हैं उन्हें सहज यह बात पता होगी कि कुटज एक निबंध है, जगत प्रसिद्ध निबंध है आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का। तो कुटज का शाब्दिक अर्थ है कुट से जन्म लेने वाला, अर्थात घड़े से जन्म लेने वाला। इसीलिए अगस्त्य मुनि को भी कुटज कहते थे। किंतु मेरे अंदर जो प्रेरणा है कुटज नाम रखने की, उपनाम रखने की, वो कुछ भिन्न है। वो ये है कि कुटज अपने मन पर सवारी करता है, मन को खुद पर सवार नहीं होने देता है। जो बात स्थित प्रज्ञ की कही जाती है श्रीमद् भगवद गीता में, सुख दुखे समेकत्वा लाभा लाभौ जया जयौ ततो युद्धा युज्यस्व नैवं पापम अवाप्स्यसि। सुख दुख लाभ हानि जय पराजय सब में समभाव में रहने वाला व्यक्तित्व जो होता है वो कुटज होता है। तो मैंने इसको उपनाम इसलिए रखा ताकि बार बार आहिस्ता आहिस्ता मेरे जहन में ये बात बैठती जाए कि एक एम है, एक उद्देश्य है इस व्यक्तित्व को प्राप्त करने का। इसलिए ये काफी रोचक नाम लगा और मैंने अपना नाम कुटज रखा। इसकी कब से मतलब ये रखना प्रारंभ किए? और कक्षा 9वीं में मैंने आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी का उपन्यास बाणभट्ट की आत्मकथा पढ़ा। काफी रोचक उपन्यास लगा मुझे। फिर आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी के रचना कार्यों का मैंने अन्वेषण किया। मैंने देखा कि उन्होंने अशोक के फूल और आदि शीरीष फूल आदि जैसे कुछ निबंध लिखे हैं और निबंध विधा मुझे व्यक्तिगत रूप से काफी प्रिय है। मैं निबंधों का काफी प्रेमी हूँ और निबंध खासकर जो ललित निबंध होते हैं उनके, तो उनमें मैंने इस कड़ी में देखा कि कुटज एक निबंध मेरे हाथ लगा। कक्षा 9 में मैंने इस निबंध को पढ़ा, उस निबंध से इतना प्रेरित हुआ, इतना पसंद आया मुझे वो निबंध, तो मैंने ये सोचा कि मैं अपना नाम कुटज रखूंगा। व्यक्तित्व पे वो जी हाँ मैं बात करना चाहूंगा जैसे कि अभी हाल फिलहाल में आपका YouTube चैनल भी है और साथ ही साथ संसद भवन का जो संसद टीवी का चैनल है, तो आप लगातार पार्लियामेंट में 2 बार अपना जो वक्तव्य जो है वो प्रस्तुत किए हैं। तो वो यात्रा कैसी रही थी? वो संसद भवन का ऐतिहासिक परिसर, वो भवन जो जिसमें नीतियां बनी है, जिससे हमारा देश आज आजादी के स्वर्णिम जो 75 वर्ष पूरा कर रहा है, तो वहीं से निर्धारित हो रही है, निर्देशित हो रही है। तो आपको कैसा अनुभव रहा और इसकी यात्रा कैसी थी? दर्शकों को थोड़ा सा बताइए। जी जरूर। पहली बात तो यह है कि विश्व का बृहत्तम लोकतंत्र है भारत, और भारत के पुरानी संसद कह लीजिए या फिर संविधान सदन कह लीजिए, नया नाम संविधान सदन। तो संविधान सदन के केंद्रीय कक्ष में बैठना अपने आप में एक गौरव का पल था। आप भी इसके साक्षी रह चुके हैं तो आप तो जानते ही होंगे। क्योंकि मतलब उस के कक्ष में भारत के संविधान निर्माताओं ने संविधान निर्माण के लिए बहस किया है, संविधान निर्माण हुआ है उस सभा में। वहां पर बाबा साहब अम्बेडकर, राजेंद्र प्रसाद, पंडित नेहरू जी आदि आदि जैसे काफी बड़े बड़े नाम वहां पर बैठे। तो ये तो सौभाग्य है साक्षात रूप से। दूसरी चीज ये है कि जो मैं 2 बार गया, पहली बार तो मैं राष्ट्रीय एकता दिवस के अवसर पर सरदार पटेल जी की जयंती पर मैंने वहां पर भाषण दिया, तो वो भाषण आदरणीय ओम बिरला जी ने साझा किया। वो तो काफी मतलब ऐसे था कि बड़े एब्सर्ड तरीके से, विसंगत तरीके से मैं वहां चला गया। दूसरी बार जब मैं गया तो राष्ट्रीय युवा सांसद महोत्सव जो कार्यक्रम चल रहा था, संसद महोत्सव चल रहा था, उसमें मैंने दिल्ली राज्य का यूथ पार्लियामेंट, उसमें मैंने दिल्ली राज्य का नेतृत्व किया। ये दिल्ली राज्य, क्योंकि आप तो मूलतः बनारस से आते हैं, उत्तर प्रदेश से, तो ये इसकी कहानी क्या है? इसका किस्सा भी काफी रोचक है, काफी संघर्षपूर्ण है। मैं बताता हूँ। हुआ यूं कि जो नेहरू युवा केंद्र संगठन है उसके जो DYU हैं श्री उदयवीर सर, तो उनसे मेरी बातचीत हुई। मैंने पहले स्टेट यूथ फेस्टिवल, राज्य युवा उत्सव में यहाँ पर तृतीय स्थान प्राप्त किया था डिक्लेमेशन कॉन्टेस्ट में। तो उसके बाद फिर मेरी जान पहचान और बड़ी सर से, फिर सर ने कहा कि आप जो है यहाँ से भी पंजीकरण कर सकते हैं, यहाँ से प्रतिभाग कर सकते हैं। उसमें काफी सहयोग रहा। मेरे कॉलेज जो मेरा रामजस कॉलेज है दिल्ली विश्वविद्यालय के अंतर्गत आता है,
तो उनके प्रोफेसर हैं डॉक्टर कुमार राहुल सर, डॉक्टर केशव चंद्र तिवारी सर, तो उनका काफी सहयोग रहा। उन्होंने मतलब इस बात की मान्यता दी कि हाँ मैं यहाँ प्रतिभाग कर सकता हूँ। तो कई चरणों में यह प्रतियोगिता आयोजित हुई। पहले मैंने जिला पर द्वितीय स्थान प्राप्त किया। जैसा कि आपको विदित होगा कि हर जिले से, किसी भी राज्य में हर जिले से 2 लोग का चयन होता है राज्य स्तर के लिए। फिर राज्य में आप जो है फिर प्रथम आते हैं, द्वितीय आते हैं, तृतीय आते हैं, तो उनको राष्ट्रीय स्तर पर प्रतिनिधित्व का अवसर मिलता है। तो मैं सौभाग्यवश इस बार दिल्ली राज्य का नेतृत्व करने का सौभाग्य मुझे मिला, क्योंकि मैंने राज्य स्तर पर प्रथम स्थान प्राप्त किया था। वहाँ पे मतलब कई अन्य राज्यों के, केंद्र शासित प्रदेश के जो देश के भावी कर्णधार हैं, राजनीतिज्ञ कह सकते हैं, वक्ता कह सकते हैं, वो भी आए थे। तो उनके साथ एक मेल मिलाप भी हुआ होगा। लगातार आप 3-4 दिनों तक वहाँ का जो यात्रा रही थी तो काफी शानदार रही होगी। तो उसमें आप जब उन लोगों से मिले तो कैसा अनुभव रहा, उनसे बातचीत की उनकी, क्योंकि अलग अलग खान पान है, वेशभूषा है, और एक एकीकृत भारत का वहाँ पे दर्शन आपको हुआ लघुकृत के रूप में। जी हाँ, तो ये मतलब हम लोग वहाँ गए तो वहाँ जाते ही हमें ये आभास होने लगा कि हम मिनी इंडिया में आ गए हैं, क्योंकि मतलब अंडमान निकोबार से भी लोग आए हुए हैं, कुछ पश्चिम बंगाल से आए हुए, कुछ मतलब दक्षिण भारत से, दक्षिणात्य के शीर्ष प्रदेश तमिलनाडु से भी लोग आए हुए हैं। तो वहाँ पर ऐसे संस्कृतियों का समागम, जिसको हम बस किताब में पढ़ते थे कि भारत मिनी इंडिया विविधता का देश है, आदि आदि चीजें हैं, तो वहाँ पर साक्षात दर्शन करने को मिला। तो वो जो तालमेल है, वो जो बातचीत का तरीका है, वो जो अंदाज है, इसमें बस एक समानता प्रतीत हुई कि हाँ दिल से हम भी भारतीय हैं, ये भी भारतीय हैं, दिल से हिंदुस्तानी है जी। अब मैं यहाँ से सीधे बात को ले चलूंगा सीएचएस की तरफ मोड़ना चाहूंगा। सीएचएस जो कि सपनों का विद्यालय है, जैसा कि आपकी जीवन के अहम पल और शिक्षण प्रक्रिया है उसके अहम पल जो है वहीं पे गुजरे, और वहाँ के जितने भी परिसर हैं, वहाँ के कक्षाएं हैं, वहाँ के जो मैदान हैं, वहाँ का जो लाइब्रेरी है, मतलब इन सब चीज़ों से गहरा जुड़ाव नाता रहा था। तो आप अगर एक शब्द मतलब एक लहजे में कहना चाहूंगा कि जो सीएचएस ने आपको क्या दिया या आपने सीएचएस को क्या दिया? जी, सबसे पहले तो मैं धन्यवाद देना चाहूंगा आपका कि आपने सीएचएस का जिक्र किया, क्योंकि सीएचएस का जिक्र किए बगैर सीएचएस से किसी विद्यार्थी का जीवन काल जो है वो अधूरा ही रहता है, कभी पूरा नहीं हो सकता है। तो सबसे पहले आपको विदित हो ना हो, मैंने कक्षा 6 में सीएचएस प्रवेश लिया था, तो मैंने 7 साल वहां व्यतीत किए। तो इस नाते सीएचएस कुछ ज्यादा अपना प्रतीत होता है। शुरू में मतलब कि आपको तो मैंने बताया भी था और बाकी लोगों को विदित है कि कक्षा 6 में जब वहाँ किसी का प्रवेश होता है, 9 में होता है, 11 में होता है, तो गांव में ऐसा माहौल बनता है कि लड़के की सरकारी नौकरी लग गई है, वैसा ही प्रतीत हुआ था। रही बात मैंने सीएचएस को क्या दिया, सीएचएस ने मुझे क्या दिया, तो वो सीएचएस के मेन गेट पे लिखा हुआ है, ज्ञानार्थ प्रवेश सेवार्थ प्रस्थान। तो मैंने ज्ञान के हेतु से वहां प्रवेश किया और सेवा के हेतु से वहां प्रस्थान किया है मैंने। बाकी 7 वर्षों के इस कार्यकाल में काफी रोचक पड़ाव आए, काफी कुछ सीखने को मिला, और मैं ये कहते हुए बिल्कुल भी हिचकूंगा नहीं कि मैं आज जिस भी मकाम पर हूँ उसमें 99.99% सीएचएस और उसके गुरु जन का सबसे बड़ा योगदान है। एक जैसे जनश्रुति है कि राम बन गए तो बन गए, इसी तरह से सीएचएस जो है, सीएचएस में आप गए तो बन गए, कह सकते हैं। तो पर अभी इस पद का उद्देश्य नहीं है शांत भवन में टिक रहना, किंतु पहुंचना उस मंजिल तक जिसके आगे राह नहीं। जी, क्या मतलब चलना काम, चलना हमारा काम जी। मैं देख रहा हूँ यहाँ पे आपके शैक्षिक जीवन का और सह शैक्षिक गतिविधियों का, तो एक बैलेंस नजर आता है आपके शैक्षिक जीवन में भी। मैं तो अंक पर नहीं जाऊंगा, लेकिन मैं बात करूंगा क्योंकि काफी स्थिति जो है, चाहे हम शैक्षिक जीवन की बात करें, सह शैक्षिक गतिविधियों की बात करें, तो बैलेंस बना रहेगा। लेकिन अन्य जो छात्रों की बात करते हैं तो उसमें एक अनबैलेंस रहता है। कुछ लोग जो रहते हैं सिलेबस पूरा करना है, टास्क है, ये है, मतलब इस तरह से वो रहता है। तो आप अपनी जो जर्नी में इन चीजों को कैसे साध पाए हैं, कैसे बैलेंस कर पाए हैं शैक्षिक गतिविधियों की और जो शिक्षण पाठ्यक्रम के बीच में जो वो निरंतरता है वो? मतलब ये कहना बहुत बड़प्पन हो जाएगा कि मैंने साध लिया है, मैंने कुछ खास साधा नहीं है, बस एक प्रक्रिया में बहाव के साथ चलता रहा हूँ और चीजें अपने आप होती रही हैं। दूसरी चीज ये है कि क्योंकि मैं कवि हृदय व्यक्ति हूँ, कवि नहीं हूँ, कवि हृदय व्यक्ति हूँ, तो मैंने एक क्षणिका लिखी थी कि एक ही समय पर माँ की रोती आंखें और मुस्कुराते होंठ ये बताते हैं कि जीवन में संतुलन का कितना महत्व है। तो मैंने वहां से ये प्रेरणा ग्रहण की कि किस प्रकार से जीवन संतुलित होना चाहिए। जीवन के हर पहलू में संतुलन होना चाहिए, चाहे वह पाठ्यक्रम हो या पाठ्य सहगामी क्रियाएं हो, या फिर आपका वो प्रेमी जीवन हो या फिर वो आपका प्रोफेशनल जीवन हो, दोनों जीवन, पर्सनल और प्रोफेशनल दोनों में संतुलन होना चाहिए। रही बात साधने की, तो मैं जहां पर था मैं वहां पर था, मैं अपने होने में स्पष्ट था कि मैंने जो भी कार्य किया मैं वहीं पर 100% रूप से उपस्थित हूँ, उस समय वहां पर उपस्थित था जी। कुटज एक कवि के रूप में अपने आप को कैसे देखते हैं? क्योंकि आमतौर पर आज का जो साहित्यिक माहौल है, जैसा देख सकते हैं घिसी पीटी बातें हर कोई फेसबुक या सोशल मीडिया के दौर में जो साहित्य चिंतन का जो परंपरा जो लगातार चल रही है, जिसमें कई प्रकार के जो भ्रांतियां हैं, कई प्रकार के गलत अश्लील शब्दों का प्रयोग या मतलब जो अप्रासंगिक हो चुके हैं, तो आप एक कुटज जो है कवि के रूप में कैसे देखते हैं और आज के माहौल में, सोशल मीडिया के माहौल में साहित्य चिंतन को लेकर क्या
विचार है आपके? देखिए, बाबा तुलसी बहुत पहले कह के चले गए, कवित विवेक एक नहीं मोरे, सत्य कहूं लिखी कागज कोरे। तो पहले तो मैं खुद को कवि नहीं मानता हूँ। दूसरी चीज ये है कि वर्तमान में अब कुछ लोगों के मन में ये भ्रांति है कि जेनजी है तो वो खराब ही होगा, या फिर वो अच्छा हर पीढ़ी को ये लगता है कि संस्कार हमारे साथ खत्म हो गए। तो ऐसा मानना अपने आप में एक मुझे लगता है विद्रूपता है, उस विद्रूपता से बचना चाहिए। तीसरी चीज ये है कि साहित्य की वर्तमान में स्थिति क्या है। एक मैंने निबंध में लिखा था कि सोशल मीडिया के दौर में साहित्य की जरूरत, ऐसा विषय दिया जा रहा है। इसका मतलब यह है कि वास्तव में यह शोचनीय विषय है। तो इसी बात में एक कड़ी जोड़ते हुए बताना चाहूंगा कि मुझे अनामिका जी की पंक्तियां याद आ रही हैं, कवयित्री अनामिका जी, उनकी पंक्तियां याद आ रही हैं। उन्होंने कहा कि कविता भी है तो स्त्री ही, कविता भी है तो स्त्री ही, उसको कोई सुनता नहीं है, सुनता है तो समझता नहीं है, उसके प्रेमी सब हैं, दोस्त कोई नहीं। यानी दोस्त के रूप में जैसे मिलते हैं। बिल्कुल, तो कविता की स्थिति वही है। और रही बात कविता की, तो एक और बड़े प्रासंगिक कवि हैं वीरेंद्र चट्टोपाध्याय जी। उनकी पंक्ति थी कि कविता कैसी हो, अपमानित जैसे रहते हैं प्रेम करने वाले लोग। तो वर्तमान में कविता की वही स्थिति है और मैं इसी दृष्टि से देख पा रहा हूँ। किंतु अच्छी बात यह है कि आज वर्तमान में कविता प्रेमियों, साहित्य प्रेमियों की तादाद खत्म नहीं हुई है। जहाँ पर हम मशीनीकरण के दौर में बढ़ते जा रहे हैं, आगे बढ़ते जा रहे हैं, कृत्रिम बुद्धिमत्ता का युग आ गया है। ऐसे में यह अनिवार्य हो जाता है कि हम अपने भीतर कुछ ज्यादा मानव बचे रहें, कुछ ज्यादा मानवता को सहेजे रहें, और वो करने में कविता साहित्य हमारा काफी योगदान देते हैं। जैसा कि कहा जाता है कि जो साहित्य पढ़ने वाले विद्यार्थी होते हैं वो थोड़ा सा संवेदनशील होते हैं, लेकिन जब हम व्यवहारिक अर्थ पे इसकी बात करते हैं, व्यवहारिक पक्षों पे देखते हैं, तो कई सारे ऐसे चीज हमें उभर कर आते हैं कि साहित्य जो पढ़ते तो हैं लेकिन उसका अनुप्रयोग जो है अपने हितार्थ करते हैं, या अपने चीजों को स्पष्ट करने के लिए, या दूसरे की चीजों को खंडन मंडन करने के लिए। तो इस चीज को आप कैसे देखते हैं, जो साहित्य जो है उसको मतलब अपने पक्ष के अनुसार प्रयोग लगातार कर रहे हैं, तो इसको कैसे बैलेंस स्थापित करें? देखिए, साहित्य जो शब्द है उसमें ही ये बात निहितार्थ है कि सहितस्य भाव साहित्य, सबके हित की बात जिसमें की गई है वही साहित्य है। ठीक है, तो साहित्य में एक तो मतलब ब्राह्मणीयता वगैरह चीजें होती ही हैं, और साहित्य में यदि व्यक्ति अपना थोड़ा सा स्वार्थ साध लेता है तो बुरा नहीं है। किंतु हाँ, इस बात का ध्यान और मान अवश्य रखना चाहिए कि साहित्य कुछ दूरगामी उद्देश्य के लिए प्रयोग किया जाए। साहित्य एक ऐसे अंधेरे दौर में एक मशाल है जिससे हम क्रांति की वो लौ जला सकते हैं जो हमारे और आपके दिलों में जलनी चाहिए। जिसकी दुष्यंत कुमार जी ने भी कहा है, इसके लिए ये बात कही गई कि मेरे सीने में नहीं तो तेरे सीने में सही हो कहीं भी आग, लेकिन आग जलनी चाहिए। तो वही आग क्या है, ये आग साहित्य ही है। एक यहाँ पर चूंकि जुड़ी हुई बात मुझे याद आ रही है कि आपने बात की कि कुछ लोग स्वहित के लिए साहित्य का प्रयोग करते हैं। तो साहित्य आज यदि आर्थिक रूप से आपको प्रगति दिला रहा है, बहुत अच्छी बात है, बहुत ही अच्छी बात है। किंतु वर्तमान जो जेनजी की बात है, मुझे बड़ी जेन्युइन शिकायत है, आपके साझा कर दूं तो शिकायत यह है कि वर्तमान में साहित्य का लोग प्रयोग तो करते हैं पर एक कैप्शनिस्ट दुनिया बन गई है। कोई फोटो खिंचा ली, अब वर्तमान में सबसे बड़ा संशय यह है कि कैप्शन के हिसाब से फोटो खिंचाएं या फोटो के हिसाब से कैप्शन खिंचाएं। तो अब ढूंढने में समस्या हो जाती है। तो व्यक्ति साहित्य उतना ही पढ़ता है जितना उसके फोटो को डिफाइन करने के लिए, फोटो में सुंदर लगने के लिए, ब्यूटीफुल लगने के लिए दिखाई देता है या पढ़ पाता है। इससे बचने की आवश्यकता है, साहित्य कहीं गहरे डूबना पड़ेगा। कबीरदास की जो पंक्ति है कि जिन खोजा तिन पाइया गहरे पानी बैठ, मैं बपूरा बूढ़न डरा रहा किनारे बैठ। मैं बात करना चाहूंगा, जैसे साहित्य को समाज की दर्पण के रूप में माना जाता है, लेकिन वही हमारे पुरखे मतलब प्रेमचंद जी कहते हैं कि साहित्य जो है एक दीपक है। ठीक है, तो साहित्य एक दीपक है। कुटर जिस पे क्या विचार रखते हैं, कैसे दीपक के रूप में भी साहित्य जो है वह प्रवाहमान है? देखिए, साहित्य समाज का दर्पण है। बड़ी घिसी पिटी पंक्ति है, क्योंकि हम मौलिक व्यक्ति हैं, आप भी मौलिक व्यक्ति हैं और जमाना मौलिक हो रहा है। तो ऐसे में दर्पण में तो दाएं का बायां, बायां का दायां दिखाई देता है। अब ये कौन सा दर्पण है, अवतल दर्पण है, उत्तल दर्पण है, कौन सा दर्पण है पता नहीं है, समतल दर्पण है। तो साहित्य समाज का दर्पण है, ये बड़ी पुरानी बात हो गई। साहित्य जो है, मैंने जैसा कि कहा, वो एक मशाल है जो अंधेरे में इस बात की उम्मीद है कि हाँ एक दिन वो रोशन सुबह आएगी। वो सुबह जहाँ पर समता, समानता, हम सभी के लिए एक ऐसा माहौल बनेगा जहाँ पर हम और आप उतने भाई कहे जा सकेंगे जितना हम चाहते हैं कि हम भाई हैं। वो सुबह कभी तो आएगी, साहिब लुधियानवी ने बात की थी, जिस सुबह का इंतजार ही साहित्य है। कभी तो आएगी जी, इसका इंतजार। मैं यहाँ से सीधे बनारस की तरफ ले चलूंगा। बनारस जो कि युगों युगों से अपनी अविरलता के लिए और अपनी जो प्राचीनता के लिए और एक जीवंतता के लिए भी प्रसिद्ध है, और अभी तक है एकमात्र शहर जो मतलब अभी तक नष्ट नहीं हुआ है उसकी परंपरा। उस शहर से आप आते हैं तो बनारस की गलियां हो गई या CHS का अनुभव हो गया। ठीक है, तो उस चीज को आप कैसे मतलब आपके व्यक्तित्व में वो कहाँ तक, बनारस अपने व्यक्तित्व में कहाँ तक आप ला पाए, बसा पाए? अब चूंकि व्यक्तित्व की आपने बात की है तो मैं यहाँ पर स्पष्ट कर देना चाहूंगा कि मैं कहीं भी स्वयं का परिचय देता हूँ, मैं प्रयास करता हूँ कि मैं ये लाइन कैसे भी घुसा दूं बनारस और बनारस का परिचय देते हुए कि मैं बनारस से हूँ, ये बात सिद्ध कर दूं। और वो पंक्ति इस तरह से है, किसी प्रख्यात कवि की है, मैं कवि से माजरत
क्षमा प्रार्थी हूँ कि मैं उनका नाम याद नहीं रख पाया। जी जी। क्योंकि वर्तमान ये परंपरा चली आ रही है कि कवियों की पंक्तियां यूज हो जाती है पर कवि को श्रेय नहीं मिलता है। हाँ, जी। उसका जो मेहनताना है वो उसे नहीं मिलता है। तो मैं उसकी क्षमा प्रार्थी हूँ, मैं उसका नाम, उनका नाम आदरणीय कवि का याद नहीं रख पाया। तो उनकी पंक्ति है कि मैं मणिकर्णिका घाट नहीं जो दे दूं यूं ही मोक्ष तुम्हें, मैं मणिकर्णिका घाट नहीं जो दे दूं यूं ही मोक्ष तुम्हें, मैं विश्वनाथ की गलियां हूं खो जाओगे तो पाओगे। क्योंकि बनारस से मैं मूलतः हूं, किंतु सच बताऊं, ईमानदारी से बताऊं तो बात इतनी सी है कि मैं कक्षा 6, 7, 8 तक आते आते बनारस का जो कुछ प्रतिष्ठित स्थान है, प्रतिष्ठित स्थान है, वहां मैं जा नहीं पाया था, घूम नहीं पाया था। अब अत्यधिक अनुशासन कह लीजिए, घर परिवार नियंत्रण कह लीजिए, या कुछ भी कह लीजिए, किंतु कक्षा 9 के पूर्वार्ध में कुछ ऐसे मित्र यार बने, या फिर सबसे जो बड़ा जरिया था मेरे लिए बनारस घूमने का, बनारस के जो प्रतिष्ठित स्थान है, जो बड़े बड़े मंदिर हैं या फिर संस्थाएं हैं, वहां जाने का, तो प्रतियोगिताएं थी। आपको पता है सीएचएस में काफी प्रतियोगिताएं होती रहती हैं, तो उन प्रतियोगिताओं के माध्यम से मैं अलग अलग स्थान पे गया। 2 सालों का अनुभव रहा है। जी हाँ, इतने सालों का अनुभव रहा है। तो फिर आपका 2 साल का अनुभव रहा है, 7 साल का अनुभव रहा है। तो चूंकि मुझे ज्यादा अवसर प्राप्त हुए तो मैं उन अवसरों को बुना पाया, और इसलिए बनारस को ज्यादा करीब पाता हूँ, और बनारस ही मुझ में बसा हुआ है। मैं यहाँ से बात करना चाहूंगा DU दिल्ली विश्वविद्यालय की, और यहाँ का जो वातावरण है, यहाँ की जो डिबेटिंग सोसाइटीज हैं, या काव्य पाठ हो गए, या अन्य मतलब जितनी भी गतिविधियां हो गई, क्योंकि DU भी जो है प्लेटफॉर्म देता है। जी जी जरूर। CHS से तो काफी, लेकिन वो आपको बनाया, और ये कह सकते DU संवार रहा है, उसने बनाया है। तो DU का जो माहौल जो है, जिसमें कविता की और अन्य चीजों की, इसको आप कैसे देखते हैं? आप मतलब अलग अलग गतिविधियों में भी जाते रहते हैं, और साथ ही साथ वो जो पार्लियामेंट का है उसमें भी। मैं यहाँ पे रोकना चाहूंगा, दर्शकों को बताना चाहूंगा कि सुधांशु मतलब कुटज जी का यूट्यूब चैनल भी है, आप जा सकते हैं उस पर, और इनके जितने भी अब तक के एक बाल सुधांशु से लेकर अभी जो युवा सुधांशु के रूप में कैसे कुटज की यात्रा रही है, आप सारी चीजों को वहां पे आप देख सकते हैं। तो जरूर देखें, उसमें हर चीज, यानी जितने भी साहित्यिक व्यक्ति हैं, प्रेमचंद से लेकर दिनकर तक, उनकी रचनाएं हो गई, उनकी जो स्मृतियां हो गई, उन सब चीजों का जो है उसमें आप वहां पे संयोजन देख सकते हैं। तो मैं अभी पिछले प्रश्न पे आऊंगा कि मैंने पूछा DU के माहौल के बारे में, साहित्यिक माहौल के बारे में, काव्य पाठ के बारे में, या वाद विवाद के बारे में, जो आपको लगातार निखार रहा है, उत्तरोत्तर आप उत्कर्ष करते जा रहे हैं, इसके बारे में आप राय दीजिए, क्या कैसा अनुभव रहा? दिल्ली विश्वविद्यालय, क्योंकि दिल्ली देश की राजधानी है। जी जी। दिल्ली का नई दिल्ली देश की राजधानी है, मैं चाहूंगा नई दिल्ली देश की राजधानी। दिल्ली तो पुरानी हुई, मोहम्मद अली भी कहते हैं अब तो 2-2 दिल्लियां हैं। तो अब नई दिल्ली देश की राजधानी है। तो दिल्ली विश्वविद्यालय जो दिल्ली की हृदय स्थली में बसा हुआ है, उसमें सबसे अच्छी बात जो मुझे लगी कि आज भी संवाद का एक अलग से स्थान है। जी। आज जहां पर कोई व्यक्ति सुनना नहीं चाहता, केवल सुनाना चाहता है। आज हम किसी को सुन रहे हैं ताकि हम उसका प्रत्युत्तर दे पाए, समझने के लिए नहीं। ऐसे में एक ऐसा सेफ स्पेस बना रखा है दिल्ली विश्वविद्यालय में। खासकर मुझे अपने महाविद्यालय का ज्यादा अनुभव है, तो मैं बता सकता हूँ कि ऐसे वाद विवाद सर्किट, रामजस महाविद्यालय का, ये ऐसे वाद विवाद सर्किट हैं जिसमें आप अपनी बात को खुले तौर पर कह सकते हैं, बिना किसी भय के, बिना किसी डर के। जी। कि आपका जो आपकी जो विचारधारा है, आपके जो विचार है, उसके विरोधी विचारधारा वाले लोग भी उतने ही खुले मन से आपका स्वागत करते हैं, सत्कार करते हैं। जी जी। ये काफी कम देखने को मिलता है वर्तमान 21वीं सदी में। रही बात अन्य प्रतियोगिताओं की, अन्य प्रतिभागिताओं की, या फिर अन्य विधाओं की, जो दिल्ली विश्वविद्यालय या फिर दिल्ली में आमतौर पर प्रचलित है, क्योंकि दिल्ली एक महानगर है, दिल्ली मेट्रो शहर है। तो ऐसे में भागम भाग की जिंदगी है। सुबह 10 से 10 वाली जॉब लोग कर रहे हैं, 10 से 5 वाली जॉब कर रहे हैं, 10 से 4 वाली जॉब कर रहे हैं। ऐसे में साहित्य एक ठहराव, एक नदी है जहां पर आप किनारे जाकर बैठ के कुछ पल जिंदगी के बारे में सोच सकते हैं। कुछ पल सोच सकते हैं कि हम किस प्रकार से कहां आ गए, हम कौन थे, क्या हैं और क्या होंगे अभी, आओ मिलकर आज विचार ये समस्याएं सभी बुद्ध जी कह भी गए हैं। तो साहित्य का ये रोल आज भी इस महानगर में बचा हुआ है। इस महानगर में थोड़ा सा जीवन है तो वो साहित्य है। जी। मतलब साहित्य की जब हम बात कर रहे हैं, तो साहित्य में पुस्तकों का जो अध्ययन है वह लगातार मतलब कम होती जा रही इधर। लेकिन आज के इस समय में भी, जैसा कि दर्शक देख सकते हैं पीछे, कई प्रकार की जो ऐतिहासिक पुस्तकें हैं, कई प्रकार के साहित्यिक पुस्तकें हैं, आपको दिख जाएगी, चाहे वो हिंदी की हो या अंग्रेजी की हो। तो आज के समय में जैसा कि आप देख सकते हैं कि पढ़ने लिखने की प्रवृत्ति लोगों में लगातार कम होती जा रही है। लेकिन इस समय में भी अध्ययन के प्रति जो आपकी रुचि है, एक अध्येता के रूप में कुटज, आम जो नागरिक हैं, आम जो विद्यार्थी हैं, उसको क्या सलाह देना चाहेंगे कि मतलब कैसे सोशल मीडिया के दौर में भी उससे बाहर निकलकर हम पुस्तकों को कैसे अपने अंदर आत्मसात करें, उसको पढ़ें? देखिए, तिलक जी की एक बात याद आती है। तिलक जी ने कहा था कि मैं स्वर्ग की कामना नहीं करता जी, मेरा ऐसा मानना है कि जहाँ पर पुस्तकें होंगी वहीं स्वर्ग बन जाएगा। जी, बिल्कुल। तो उसी तरह से पुस्तकों में अपना जो स्वर्ग है, या फिर आप पुस्तकें पढ़ के जान पाएंगे कि आपको स्वर्ग या नरक जैसे जो संकल्पनाएं, उनकी आवश्यकता है भी या नहीं है।
क्या वास्तव में ये दुनिया सत्य है या फिर और दुनिया सत्य है। तो इससे आपको जो एक हाथ का फोन है उससे बाहर निकलना पड़ेगा, एक हथेली भर का जो फोन है उससे बाहर निकल करके इन किताबों की तरफ अपना रुख करना पड़ेगा, अध्ययन करना पड़ेगा। और वर्तमान में यदि कोई व्यक्ति कवि बनना चाह रहा है, जी जी, क्योंकि कवि तो अंदर से भावनाएं निकलती हैं, बट कवि तो ऐसे कोई बनता नहीं, कवि बना जा सकता है। कवि निरंतर प्रयास से, चूंकि आपके अंदर टैलेंट हो जी पहले से, तब आप बन सकते हैं। प्रतिभा पहले से होनी आवश्यक है। दूसरी चीज ये है कि विलियम वर्ड्सवर्थ ने एक बात कही थी कि पोएट्री इज द स्पॉन्टेनियस ओवरफ्लो ऑफ इमोशंस रिकलेक्टेड इन ट्रैंक्विलिटी। जी, तो आपके अंदर जो इमोशंस निकल रहे, चूंकि इमोशंस तो सबके अंदर होते हैं, चूंकि हर व्यक्ति मानव है, लेकिन अनिवार्य ये शर्त है कि आप उसको किस प्रकार से समेटते हैं और सहेजते हैं। समेटना और सहेजना किस ढंग से होता है, अगर आप समेट और सहेज ढंग से पाते हैं तब आप कवि बनने की ओर अग्रसर हो सकते हैं। और उसके लिए अनिवार्य शर्त क्या है, वो शर्त है अध्ययन। आप जितना अधिक अध्ययन करेंगे, आप 1000 किताबें पढ़ेंगे तब जाके आप एक अच्छी पंक्ति लिख पाएंगे। जी जी, मेरा ऐसा मानना है व्यक्तिगत रूप से। एक आम जो व्यक्ति है, जो हमारे दर्शक हैं, तो आम पृष्ठभूमि से आते हैं, तो अगर आप पढ़ने का सुझाव दें कि वो पढ़ सकें, समाज को पढ़ सकें, साहित्य को पढ़ सकें, तो कौन सी 5 पुस्तकें हैं जो रघुवंशी जी जो उन लोगों को सलाह देना चाहेंगे, ये पढ़ें तो एक आम समझ जो है वो बन सकती है? देखिए, एक तो साहित्य की आम समझ बनाने के लिए आम जो लोगों की बात करने वाले कवि या लेखक साहित्यकार हैं, उनसे शुरू करना पड़ेगा। इसमें पहला नाम सबके जहन में यही आएगा, वो है प्रेमचंद जी। जी, प्रेमचंद जी की आप कहानी पढ़िए, पूस की रात हो गई, या फिर गोदान उपन्यास हो गया। फिर और आगे बढ़ते हैं तो फिर महिला आंचल जो लिखा हुआ है फणीश्वर नाथ रेणु जी द्वारा, वो आप पढ़ सकते हैं। श्रीलाल शुक्ल का उपन्यास है राग दरबारी, आप उसकी ओर भी अग्रसर हो सकते हैं। चौथी किताब जो मेरे जहन में आती है वो है भारत दुर्दशा, जी जी, या फिर अंधेर नगरी चौपट राजा, जो बहुत प्रसिद्ध नाटक है भारतेंदु हरिश्चंद्र जी का। एक आदि और, अगर आप केवल गद्य न पढ़ना चाहें, पद्य भी पढ़ना चाहें, तो आप नागार्जुन को पढ़ सकते हैं। नागार्जुन काफी क्रांतिकारी कवि थे, जिनके बारे में जानते हैं। अगर परंपरा का ज्ञान अगर हमें प्राप्त करना हो तो उसके लिए आप 3 पुस्तकें वो कौन सी देना चाहेंगे, जिससे हम एक, क्योंकि आप अगर किसी विधा को पढ़ते हैं उसकी कुछ कसौटी होती है निश्चित रूप से, तो उस कसौटी को जानने के लिए, परखने के लिए, और साथ ही साथ अगर सृजनात्मक प्रतिभा अगर विकसित हो, क्योंकि जैसा आपने बताया कि अध्ययन जब हम करते हैं तो निश्चित रूप से हमारे अंदर कुछ न कुछ कहन की क्षमता है उत्पन्न होती है। तो उसके लिए आप, क्योंकि ज्ञान आवश्यक है, तो कौन सी पुस्तकें? मुझे लगता है कि इस विषय पर बात करने के लिए मुझसे भी बेहतर लोग उपस्थित हैं, बेहतर अध्यापक प्राध्यापक उपस्थित हैं, जिनको मैं भी अपनी जो मति है, अल्पमति, उसके हिसाब से बताना चाहूंगा कि एक तो जो हर अध्येता है, फिर हर जो अध्यापक है वो पढ़ता पढ़ाता है, वो श्रीलाल क्षमा चाहूंगा रामचंद्र शुक्ल जी की जो किताब है हिंदी साहित्य का पहला इतिहास, उससे आप हिंदी साहित्य के बारे में जान सकते हैं। एक बात इसमें जोड़ना चाहूंगा कि साहित्य आप जो है केवल रिक्शा या फिर टांगा के घोड़ा बनकर ना पढ़े जी, कि आपने आंख पर पट्टी बांध ली है और केवल आपको हिंदी ही दिखाई दे रहा है, केवल आपको संस्कृत ही दिखाई दे रहा है, क्योंकि साहित्य की परिधि काफी विस्तृत है। आप उस परिधि को पूरा मापिए, पूरा आंकिए और पूरा पढ़िए। वैश्विक साहित्य की ओर अगर आप अपना उन्मुख होंगे तो फिर आपके अंदर जो विस्तार होगा मानव होने का, जी जी, वह केवल एक आयामी होकर नहीं होगा, वो बहुआयामी होकर होगा। और इसका बड़ा सीधा तरीका है, मैं ट्रिक बताता हूँ कि आप कविता कोश जैसी साइट्स हैं, वहां पर जाइए, वहां पर अनुदित रचनाएं हैं, कुछ ब्लॉग्स हैं, वहां पर जाइए। मनोज कुमार पटेल जी इतना अच्छा अनुवाद करते हैं, दुर्भाग्यवश लोग नहीं रहे, उज्जवल जी हैं, उन्होंने इतना अच्छा अनुवाद किया है। बाकी और भी ऐसे कवि हैं या फिर जो ऐसे अनुवादक हैं जो अनुवाद करते हैं, तो उन अनुवादों को पढ़ करके आपको यह पता चल सकता है किस प्रकार की वैचारिकी पाश्चात्य कवियों की रही है या फिर अन्य विदेशी कवियों की भी रही है। क्योंकि मेरा खासा लगाव ऐसी मुक्त छंद रचनाओं से रहा है, तो मुक्त छंद के बहाने मैंने विदेशी कवियों को भी पढ़ा और विदेशी कवियों के भावों को भी समझा है। तो ये जानना भी आज के वर्तमान दौर में आवश्यक, क्योंकि वैश्वीकरण का दौर है, इसमें कविताओं में भी कोई परिधि बांधनी नहीं चाहिए। जैसा कि गांधी जी भी कहें कि अगर आप अपने घर के खिड़की दरवाजे खोल दें, हवा आने दीजिए, उसी तरह से साहित्य में भी बिल्कुल निश्चित रूप से अलग अलग भाषाएं हैं, उनमें जो रचनाएं हैं अच्छी अच्छी। एक बात और यहाँ जोड़ना चाहूंगा, केवल विदेशी यानी कि भारत से बाहर नहीं, भारत के अंदर जो विविधता है, दक्षिण भारत के जो कवि हैं, सुब्रमण्यम स्वामी जी, वो क्या कहते हैं, जो नामदेव हैं, एकनाथ हैं, ये लोग क्या कहते हैं, ये बात जानना भी अति आवश्यक हो जाता है। तिरुवल्लुवर जी हैं, तिरुवल्लुवर जी को बिना पढ़े आप अपने जीवन मूल्यों के प्रति सजग, सहज और सशक्त नहीं हो सकते, मेरा ऐसा मानना है। तो तिरुक्कुलर जो वाणी है उनकी जो पुस्तक है वो पढ़ना काफी आवश्यक हो जाता है। और भी जितने भारत के हर कोने से, चाहे मीराबाई हों, चाहे अन्य जो भक्ति काल के कवि या फिर कवयित्रियां हैं, उनको पढ़ना अनिवार्य रूप से आवश्यक है। जब हम भाषा की बात करते हैं तो हिंदी की दशा की बात करेंगे, हिंदी की दिशा क्या है उसकी आज की, जो क्योंकि आज हम लगातार अंग्रेजी की तरफ शिफ्ट होते जा रहे हैं, एक तरह से
परिवर्तन होते जा रहा है। अगर हम एक विरोधाभास जैसी बात है कि अगर मान लीजिए हिंदी दिवस मनाने की बात हो तो उसका सर्कुलर भी अंग्रेजी में जारी होता है, तो ये एक विडंबना है। तो आप इस चीज को कैसे देखते हैं कि हिंदी भाषा की जो वर्तमान दशा है, दिशा है, और क्या उसमें सुधारात्मक कार्य हुए हैं और क्या जो उपेक्षित चीजें हैं उस पर आपका क्या विस्तार से आप देखिए। एक बात तो यह है कि हिंदी भाषा हो या कोई भाषा हो, जी जी, वो अपने भाषा भाषियों से बनती है। अंग्रेजी का आज इतना बड़ा ओहदा है, तो फिर अंग्रेजी जो भाषा भाषी लोग थे उनका जो विकास हुआ, जी जी, उन्होंने जो अर्थव्यवस्थात्मक विकास किए, उसके कारण अंग्रेजी आज इस ओहदे पर विद्यमान है। जी जी, तो हिंदी भाषा या फिर किसी भाषा को यदि आप आगे बढ़ाना चाहते हैं जी। तो उसके लिए पहला कार्य आपको ये करना पड़ेगा कि हिंदी में आप क्रियाकलाप करें। हिंदी भाषा को बढ़ाने के लिए हिंदी भाषा भाषी लोगों को अपनी अर्थव्यवस्थात्मक गतिविधि को बढ़ाना पड़ेगा, अपनी अर्थव्यवस्थात्मक स्थिति को बढ़ाना पड़ेगा। जी जी, दूसरी चीज, केवल एक भाषा की तरफ मैं उन्मुख होकर सोचूं तो मैं काफी राष्ट्रवादी कहा जा सकता हूं, किंतु मैं ऐसे लोगों में नहीं आता हूं कि मैं अपने राष्ट्र को केवल इसलिए महान कहूं या अपनी भाषा को केवल इसलिए महान कहूं कि मैं वहां रहता हूं, मैं वो चीज बोलता हूं। किंतु हाँ, हिंदी चूंकि मातृभाषा है तो मातृभाषा से लगाव होना चाहिए और मेरा लगाव भी है। जी। तो हिंदी को यदि हम विकसित करना चाह रहे हैं, संस्कृत को विकसित करना चाह रहे हैं, तो एक बात अवश्य ध्यान देने की आवश्यकता है कि हम एक्सट्रीम पर जाके नहीं रह सकते हैं। हम संस्कृत निष्ठ हिंदी या फिर फारसीकृत हिंदी बोलकर नहीं रह सकते हैं। हमें एक मध्यम मार्गीय रास्ते पर चलना पड़ेगा जो गांधी ने सुझाया था। हिंदुस्तानी हिंदी की बात करना चाह रहे हैं, जहाँ पर हिंदी और आम भाषा की उर्दू, व्याकरण फारसी का है, शब्द हिंदी के। उसके बाद हमारे दुष्यंत कुमार भी बोलते हैं कि जिसे मैं ओढ़ता बिछाता हूँ, वो गजल आपको सुनाता हूँ। मैंने भाषा जो है वो आम जनजीवन की भाषा होनी चाहिए, जो बोलचाल की भाषा है। ये जो साहित्य है वो भी बहुत ओहदेदार, जो आजकल एक आप जानते भी होंगे एक सबाल्टर्न या उपाश्रित वर्गीय दृष्टिकोण जो चल रहा है, जो हाशिए पर लोग हैं, उनके दृष्टि से देखना है जीवन को, उनके दृष्टि साहित्य को देखना है, वो देखना अनिवार्य और आवश्यक है इस जमाने में। मतलब देखने की जो रीति है वो सबके अलग अलग चीजें हैं, उसको परिवर्तित करने की आवश्यकता है। जी, मतलब सत्य एक है लेकिन वो अलग अलग चीजों से एकम सत विप्रा बहुधा वदन्ति। जी, और ये बात आई तो मैं दर्शन में भी जाना चाहूंगा। आजकल खासा रुचि रहती है, जैसे कि ओशो जैसे विचारक या अन्य मतलब भारतीय परंपरा में भी जो आस्तिक और नास्तिक जितने प्रकार के दर्शन हुए हैं, उन दर्शनों में मतलब मोक्ष, मुक्ति, इन सब चीजों की चर्चा की जाती है। लेकिन हम इस जीवन को कैसे जिएं, कैसे इसको पुष्पित और पल्लवित करें, तो इसके बारे में क्या विचार है? क्या हम मोक्ष मुक्ति की ओर बढ़ें या इस जीवन को ही सार्थक बनाएं? बड़ी रोचक बात है ये। मेरा ध्यान जाता है बस जितना मैं थोड़ा बहुत दर्शन, क्योंकि दर्शन की सीमा था, मैं अल्पमति हूँ, तो मैं छोटी सी बात यहाँ पर एक बात समझ पाया हूँ, दर्शन जितना मैंने पढ़ा है, थोड़ा बहुत जो भी पढ़ा है, एक बात समझ पाया हूँ कि आज के जो तथाकथित व्यक्ति हैं, जिनको ऐसा प्रतीत होता है कि दर्शन में घुस करके उनको जीवन का कोई प्रकांड सत्य, परम सत्य पता चल जाएगा, तो पहली बात ऐसा नहीं है। दूसरी चीज, अगर कोई दर्शन ऐसा कहता है कि हम कैवल्य महान है, मुक्ति महान है, मोक्ष महान है, इसका मतलब ये नहीं कि आप वर्तमान जीवन को जिसको आप जी उसको आप तुच्छ मानेंगे, आप केवल उसकी ओर प्रवृत्त हो जाएंगे। कहीं ना कहीं आपको दोनों में संतुलन बनाकर चलना पड़ेगा। जी, यानी वैराग्य नहीं है, वैराग्य और जो गृहस्थ जीवन है उसके बीच में जो मार्ग है उसको अपनाना पड़ेगा। एक बड़ी प्रसिद्ध लाइन थी, पंक्ति थी, शायद पाली भाषा में है, वो मैंने अपने व्हाट्सएप बायो लगा रखा है, न खलु परिभोंक्तु नेव न शक्नोमि हातुम। इसका अर्थ यह है कि न ही भोग पाता हूँ, न छोड़ने की इच्छा करती है, यानी असमंजस है। और ये वर्तमान आधुनिक समाज का जो दोहरापन है वो दिखाई देता है, नैतिक दोहरापन किस प्रकार से दृष्टिगोचर हो रहा है। दर्शन की बात आई तो मैंने आपकी एक रचना पढ़ी थी, जो मैंने जो पहली बार पढ़ी तो लगा कि ये से एकदम बिल्कुल रिलेटेड है, लगा वही लिखे हैं, लेकिन जब मैं जाना कि ये तो आपकी रचना है, तो वो जो कविता की जो एक अविरलता थी, एक मतलब व्यापक उसमें समझ थी, एक विस्तार था अध्ययन का, जो जैसा कि अपने पुस्तकों का चर्चा किया, तो एक आम जो व्यक्ति जो लिखना चाहते हैं, अपनी काव्यात्मक प्रतिभा को विकसित करना चाहते हैं, तो एक कुटर जो है एक कवि के रूप में क्या सलाह देना चाहेंगे उस कविता के बारे में? सबसे पहले, क्योंकि यहाँ पे दो प्रश्न हो जा रहे हैं, पहला उस कविता के बारे में और दूसरा जो है एक आम जो विकसित करना चाहते हैं, अपनी प्रतिभा को निखारना चाहते हैं, तो उसके लिए क्या आप सुझाव देना चाहेंगे? पहले मैं दूसरे प्रश्न पे आता हूँ कि निखार कैसे आएगा। बड़ी सीधी सी बात है, जितना आप अध्ययन करेंगे उतना आप में निखार आएगा, बिना अध्ययन के आप लिख नहीं सकते। बहुत सीधी सपाट और स्पष्ट बात है, इसमें कोई दो टूक अलग बात नहीं है, केवल दो टूक बात यह है कि आपको पढ़ना पड़ेगा, आप पढ़कर ही लिख पाएंगे। मैं किसी सत्र में गया था तो वहां किसी ने पूछा कि हम अच्छा कैसे बोले, मैंने कहा बोलकर। आप बोलकर ही अच्छा बोलना सीख सकते हैं। आप चाहे कि मैं बैठा रहूं और अचानक से एक दिन ब्रह्मा आएंगे और आपको ऐसे वरदान दे देंगे, यदि हैं तो फिर वो दिन तो नहीं आने वाला है। मतलब अब
बोलने के लिए बोलना जरूरी है बिल्कुल। जी। हाँ, लेकिन बोलने से पहले सुनना जरूरी है। बिल्कुल, ठीक है, अच्छा श्रोता भी अच्छा श्रोता बनना जरूरी है। दूसरी चीज, चूंकि आपने कविता की बात की, तो बड़ी नाइंसाफी होगी यदि मैं आपके दर्शकों को अपनी कविता न सुनाऊं, क्योंकि आपने इतनी तारीफ कर दी है कि अब ये जैसी कविता है आदि आदि है, तो मैं वो पंक्तियां सुना देता हूँ जी। तो पंक्तियां इस तरह से थे कि महाबुद्ध की भांति ज्ञात है सर्वसाधारण को, शाश्वत कुछ भी नहीं है, पल छिन का साथ मात्र, मिटते मिटते ही मिटता है आकर्षण, माया का बोध इसे संभव बनाता है, मानकर बैठे हम करते हैं व्यर्थ समय, बस इसी भय में कि टूटे तिलिस्म ना, छूटे ना प्राण प्रिय, अंतराल में काश उस डूब से जाते हम, लेते समेट सारे दृश्य परिदृश्य, यदि खोने का वक्त ही देते ना उन्हें, यदि याद कर पुनः फिर रह रह क्यों रोते हम, प्रेम से उपजी जो पीड़ा वो सत्य जान, एकाकी दुनिया में बस वही एकमात्र संबल तुम्हारा है, प्रेम से उपजी जो पीड़ा वो सत्य जान, एकाकी दुनिया में बस वही एकमात्र संबल तुम्हारा है, निवेदित यह करता हूँ हे आत्मीय मेरी तुम, निवेदित यह करता हूँ हे आत्मीय मेरी तुम, जीवन गुजार सकता हूँ मैं निर्वात में भी, वैक्यूम में जीवन गुजार सकता हूँ मैं निर्वात में भी, तुम जो आदिष्ट करो किंतु तुम्हारी स्मृतियों से रिक्त हो, शायद मरूना पर क्या मैं जी पाऊंगा, क्या बात है, शायद मरूना पर क्या मैं जी पाऊंगा। कविता की बात आई तो आपकी रुचि लगातार शायरी में भी, चाहे गजल की बात करें, छंदमुक्त की बात करें, छंद की बात करें, उसमें भी काफी रही है। विभिन्न मंचों से जब आप वक्तव्य की शुरुआत करते हैं या कविता प्रस्तुति की शुरुआत करते हैं, तो उसमें संदर्भ के अनुसार कहाँ क्या बोलना है और उसके रुचि के अनुसार भी करते हैं। तो शायरी को और गजल को आप किस रूप में देखते हैं, और दर्शकों को आपकी जो स्वरचित शायरी है, गजल है, वो भी आज सुनने का सौभाग्य प्राप्त होगा। तो मैं सबसे पहले तो आपकी कुछ शायरियों से शुरू करना चाहूंगा कि आप, स्वागत है, आप उसको पढ़ें और एक समा बांधिए। चूंकि पहले तो माजरत, यहाँ पर एक कवि सम्मेलन वाला माहौल तो नहीं है, पर आपके निवेदन पर, आपके आदेश पर एक शेर सुना देना चाहूंगा जो काफी प्रसिद्ध हुआ। काफी लोगों ने अपने अपने नाम से इसको चला दिया, मैंने लिखा है। हालांकि मैंने ये शेर जो भी मैं सुनाने जा रहा हूँ, या कुछ पंक्तियां आई हैं, तो वो मैंने कक्षा 8वीं के उत्तरार्ध में लिखा था। वो शेर इस तरह से था कि एक तस्वीर कभी हंस के खिंचा ली थी मैंने, एक तस्वीर कभी हंस के खिंचा ली थी मैंने, वही तस्वीर हंस रही है आज तक मुझ पर। क्या बात है। तो शायरी की बात आपने की, गजल की आपने बात की, तो देखिए मेरा ऐसा व्यक्तिगत रूप से मानना है कि व्यक्ति गजल शौक से लिखना शुरू नहीं करता है जी। गजल लिखने के लिए परिस्थितियां ऐसी होती हैं, हो सकता है कुछ लोग शौक से लिखना शुरू करते हो, पर आपने जब पहली गजल, पहला शेर या फिर पहली कविता लिखी होगी, तो उसके पीछे कुछ न कुछ से पृष्ठभूमि में परिस्थितियां रही होंगी जिसने आपको मजबूर, कुटज की परिस्थितियां कुछ ऐसी, हाँ ये परिस्थिति हो सकती थी कि आपने जो है कोई किताब पढ़ी जिससे आप प्रेरित हुए, तो आपको भी लगा कि आपके अंदर भी एक सृजनात्मक शक्ति है, क्योंकि माहेश्वरी जी ने भी पंक्तियां लिखी, इतने ऊंचे उठो जितना उठा गगन है, इतने मौलिक बनो जितना कि स्वयं सृजन है। क्योंकि वही सृजन बनने की जो अन्वेषण था, जो चाह थी, उसने व्यक्ति को पुश किया, प्रेरित किया कि आप भी कुछ लिख सकते हैं, कुछ प्रयास कर सकते हैं। तो एक चीज ये है। दूसरी चीज ये है कि उसके पीछे परिस्थितियां होती हैं, परिस्थितियां विविध हो सकती हैं। जैसे अब जानिसार अख्तर जी ने कहा, वैसे तो मेरे अशार तो यूं मेरे जमाने के लिए हैं, यूं तो मेरे अशार जमाने के लिए हैं, कुछ शेर फकत उनको सुनाने के लिए। तो ये उनको जो है वो भी परिस्थितियां में होते हैं कि उनको सुनाने के लिए कुछ शेर लिखते हैं, फिर बाद में आप प्रवृत्त हो जाते हैं, कवि हो जाते हैं, नहीं होते हैं, आप कवि के मार्ग पर जाते हैं। तो ये शेर और गजल की कहानी है। आपने बात की, साहित्य की बात की, आपने वक्तृत्व की बात की कि कैसे एक आम विद्यार्थी बोलना मतलब प्रारंभ करे, कैसे लिखना प्रारंभ करे। और मैं अब बात करना चाहूंगा संस्कृत की दशा के बारे में, क्योंकि आज लगभग, भले ही हम बड़े बड़े कवि सम्मेलनों में, बड़े बड़े मंचों पर कहें कि संस्कृत हमारी मातृभाषा है, लेकिन आज बिल्कुल हमको और आपको स्वीकार करने में ही यह भलाई है कि एक मृत प्राय सी भाषा प्रतीत हो रही है। भले इसका इतिहास जो चाहे कालिदास से लेकर के वाल्मीकि तक का जो समृद्ध इतिहास रहा हो, लेकिन जो उसकी वर्तमान की अवस्थिति है उसको आप कैसे देखते हैं? क्या संस्कृत फिर से पुनः संवाद की भाषा बन सकती है? देखिए, एक भाषा को जीवित रहने के लिए सबसे अधिक आवश्यक है कि वो अपनी उपभाषाओं को जीवित रहने दे। जी, मेरा व्यक्तिगत रूप से मानना है कि संस्कृत ने अपनी उपभाषाएं
उस तरह से विस्तृत नहीं होने दी। एक पेड़ है, उसकी शाखाएं उस तरह से नहीं निकल पाई। निश्चित रूप से संस्कृत जननी है हर भाषा की, पर जो उससे जुड़ी हुई शाखाएं होती हैं वो उतनी फली फूली नहीं। हिंदी निकली तो वो बिल्कुल अलग हो गई। दूसरी चीज, आज चूंकि एक संदेश इसमें है कि जो आज व्यक्ति कवि बनना चाहते हैं, कुछ लिखना चाहते हैं, कुछ सृजनात्मक शक्ति का उभार करना चाहते हैं, तो उनके लिए पहला संदेश इसी प्रक्रिया में छिपा है कि आपको क्लिष्ट नहीं होना है। संस्कृत क्लिष्ट हुई इसलिए मृतप्राय हो गई। यदि आप क्लिष्ट होंगे तो आप मृतप्राय हो जाएंगे। रचनात्मक होनी चाहिए। रचनात्मक होने है किंतु सरल होना है। सरल होना बड़ा कठिन होता है। सीधी रेखा खींचना बड़ा कठिन होता है, हजारी प्रसाद जी कह गए हैं। तो वही चीज है, संस्कृत भाषा आज मृतप्राय हो गई है। आपने कहा कि इसको हमें स्वीकार करना चाहिए। निश्चित रूप से बड़े भारी मन से स्वीकार करना पड़ रहा है, किंतु आज भी ऐसे प्रयास किए जा रहे हैं। आज भी सरकारी कुछ प्रयास हो रहे हैं, कुछ गैर लाभकारी संगठन है जिसके लिए प्रयासरत है निरंतर रूप से कि हम कम से कम संवाद की भाषा नहीं तो कम से कम इसको इतना जीवित रखें कि वो एक संस्कृति जो संस्कृति जुड़ी हुई है वो बनी रहे, बची रहे। और ऐसे में पूरा राष्ट्र उससे लाभान्वित होगा, गौरवान्वित तो है ही, और साथ ही साथ हम और आप जैसे व्यक्ति मिलकर के जो साहित्य प्रेमी है, जैसा मैंने कहा वैश्विक साहित्य, और वैश्विक साहित्य में वो साहित्य भी जो आज मृतप्राय है, संस्कृत साहित्य भी, उसको हम पढ़ें, अध्ययन करें, उसको समझें और उसका विचार प्रचार प्रसार करें। क्योंकि संस्कृत में ऐसे सूक्तियां हैं, ऐसे विचार हैं जो आज आपको अन्यत्र नहीं मिलते। महाभारत के बारे में कहा जाता है यदि हास्य तदन मित्र यन्य हास्य क्वचित, अर्थात कि जो आपको यहाँ मिलेगा वही सब जगह मिलेगा, और जो सब जगह मिलेगा वही आपको यहाँ मिलेगा, जो यहाँ नहीं है वो कहीं नहीं है। बिल्कुल। संस्कृत की ये विविधता है, ये वास्टनेस है संस्कृत की, उसको हमें खुले मन से स्वीकारने की आवश्यकता है। दूसरी बात ये है कि आप जो महाकवि कालिदास हो गए, महाकवि भास हो गए, या फिर और भी जो बड़े बड़े कवि हैं, बाणोच्छिष्टम जगत सर्वम, बाण भट्ट जो थे, अब बाण की कहा जाता है कि जो जगत है वो बाण का जूठा है, बाणोच्छिष्टम जगत सर्वम, ऐसे ऐसे कवि रहे हैं। किंतु उन कवियों को समझने में जो आज की जो युवा पीढ़ी है वो असमर्थ होती है, क्योंकि उससे एक सही मार्गदर्शन प्राप्त नहीं हो पाता है। तो सबसे पहले एक ऐसी रोचकता उत्पन्न कराने की आवश्यकता है कि उस भाषा में रोचकता उत्पन्न हो, और उसके बाद उस ओर व्यक्ति प्रवृत्त हो। यानी रोचकता के लिए सरल होना जरूरी है। अब हम किंतु मैं ऐसा नहीं कह रहा हूँ कि संस्कृत भाषा सरल नहीं है, किंतु समझने के लिए एक चेष्टा होनी चाहिए कि हाँ हम इसे भी समझ सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। अब हम अपने इस संवाद समागम के आखिरी पड़ाव में पहुंच रहे हैं। तो आखिरी पड़ाव में क्योंकि कुटज जो हैं युवाओं को क्या संदेश देना चाहेंगे, जो आज के युवा हैं? आज देख सकते हैं विभिन्न प्रकार के मतलब जो वातावरण क्रिएट हो गया है, अपने आप में संलिप्त रहना, जो तड़क भड़क है, फैशन है, इन सब चीजों में मतलब प्रवृत्त हो जाना, ताकि देश का, राज्य का मतलब कोई भान ही ना हो कि क्या कोई देश नाम का चीज है, समाज नाम की भी कोई चिड़िया है। तो इस स्थिति में भी आप लगातार जागरूक कर रहे हैं विभिन्न मंचों से, मतलब कि कम से कम आप लोगों को जागृत करने का प्रयास करें कि हाँ उठो जागो। और जैसा कि विवेकानंद का भी यहाँ जिक्र करना चाहूंगी, उठो जागो तब तक न रुको जब तक कि मंजिल न प्राप्त हो जाए, लक्ष्य न प्राप्त हो जाए। तो एक युवा के रूप में कुटज जो हैं वो अभी उठ रहे हैं, जग रहे हैं, और अभी तो शुरुआत मार्ग में है और लगातार चलना है। तो युवाओं को क्या संदेश देना चाहेंगे जो अभी लगातार आगे बढ़ रहे हैं? युवाओं को यही संदेश देना चाहूंगा कि वे युवा बने रहें। युवा बने रहने में ही उनकी जो गुणवत्ता है वो निखरेगी। क्योंकि मैं निबंध को ज्यादा व्यक्तिगत रूप से पसंद करता हूँ, ललित निबंधों को पढ़ने का मेरा शौक है। तो एक बड़ा प्रसिद्ध निबंध है उत्तरा फाल्गुनी के आसपास, आदरणीय कुबेरनाथ राय जी ने लिखा है। उसमें युवा अवस्था की बड़ी शानदार परिभाषा देते हैं। वो परिभाषा थोड़ी क्लिष्ट है लेकिन सरल करके समझाता हूँ कि युवा व्यक्ति वह है जिसके अंदर सृजनात्मकता बची हुई है, और वहां पर वह टोकते हैं कि मुझे उन लोगों से काफी नफरत है, या फिर मैं उन लोगों को काफी बिल्कुल पसंद नहीं करता हूँ जो ब्रह्मा को एक सफेद दाढ़ी नुमा व्यक्ति के रूप में दिखाते हैं। वो इसके बाद क्या कहते हैं? वो कहते हैं कि जो व्यक्ति सर्जक है, जो व्यक्ति सृजन करता है, वह बूढ़ा हो ही नहीं सकता है। इसीलिए आज का युवा वह क्रिएटिव बने, इनोवेटिव बने। यह मेरी मान्यता है, और ऐसा मैं मानता हूं कि आज का युवा जब तक क्रिएटिव और इनोवेटिव रहेगा वह तब तक युवा बना रहेगा, और युवा व्यक्ति ही एक राष्ट्र ही नहीं अपितु एक सुंदर विश्व का निर्माण कर सकता है। दूसरी चीज मैं परिभाषा यहाँ सुना ही देता हूँ कि युवावस्था एक चमाचम धारदार खड्ड है। संघर्षों के पल आएंगे, बहुत से ऐसे पल आएंगे जहां पर आपको लगेगा कि अब चले जाना चाहिए, टिक जाना चाहिए, रुक जाना चाहिए, ठहर जाना चाहिए, किंतु युवावस्था एक चमाचम धारदार खड्ग है जिस पर असी धारावत यानी कि तलवार के धार पर चलना है, वो युवावस्था है। वीराचार करने वाली प्रतिमा ही, व्यक्ति ही पावक दग्ध होठों के साथ, अर्थात जलते हुए होठों के साथ देवताओं की भाषा बोल पाता है, जिसका रूपांतरण
हजारों लाखों सूर्यों में होता है। अगर वो बात बोले तो वो लाखों सूर्य प्रतीत हो कि हाँ एक ज्वाला निकल रही है, किंतु वह ज्वाला आग लगाने वाली नहीं हो, बड़ी से बड़ी आग को बुझाने वाली हो। बिल्कुल बिल्कुल। और जब हम युवा शब्द को लेते हैं तो युवा और उसके जब उल्टा करते हैं तो वायु जी। तो ये युवा और वायु जो है इसको आप किस रूप में देखते हैं? युवा जो आप वायु के रूप में, निश्चित रूप से युवा जो शब्द है उसको अगर हम उल्टा करते हैं तो वायु आता है। यानी यह इस बात को अभिप्रेरित करता है, अभिव्यंजित करता है कि हम किस प्रकार से युवा शक्ति को एक सही दिशा में लगाएंगे तो वह सर्जक बन सकती है, वह कुछ ना कुछ कंस्ट्रक्टिव कर सकती है। और इसी प्रयास में मैं आपको और आपके दर्शकों को बता दूं कि हम कुछ ऐसी नई पहल लेकर आने वाले हैं जिसमें भारतीय युवा शक्ति, केवल भारतीय ही नहीं अभी तो वैश्विक युवा शक्ति एक मानवतावादी संगठन हम बनाने की सोच रहे हैं, जिसमें आप सबकी सदस्यता जो है ग्राह्य होगी और काफी स्वागत होगा उसका। तो हम ऐसी पहल कर रहे हैं कि हम ऐसे संगठन की ओर बढ़े जिसके अंतर्गत हम एक विचार लेकर चले, न कि कोई विचारधारा लेकर चले, जो एक मानवतावादी संगठन होगा जहां पर हम ये साहित्य और जितनी भी समसामयिक बातें हैं उनकी चर्चा करेंगे। आशा है आपके दर्शक और आप इसमें जी खुले मन से जुड़ेंगे। मैं यहाँ पे मतलब की बात करना चाहूंगा कि जैसा कि उन्होंने बात की, हम लोग मतलब जल्द ही जैसे कि एक विचार विमर्श करके एक मंच और एक प्लेटफॉर्म देना चाहेंगे जिसमें लोग पढ़ें और समसामयिक विषयों पर चर्चा भी करें और जो भी परिस्थिति है उसके अनुसार जुड़ सकें। तो जल्द ही हम इसको लेकर भी एक विस्तृत परिचर्चा लेकर उपस्थित होंगे आप सभी के समक्ष। तो मैं अब आखिरी कड़ी में पूछना चाहूंगा कुछ ऐसे प्रश्न जो एक आम जो दृष्टिकोण जो होता है एक समाज को समझने का, वर्तमान का जो देश की स्थिति है, विश्व की स्थिति है, तो इसमें अगर किसी चीज को समझना हो या हम अगर विश्व में कई प्रकार की घटनाएं चल रही तो आप जाहिर सी बात है कि वैश्विक ग्राम में रहते हैं तो उनका प्रभाव भी निश्चित रूप से पड़ेगा ही। तो आप इसको कैसे देखते हैं कि जो विश्व की घटनाएं हैं, जो भारत की घटनाएं हैं, एक युवा जो है इस पर क्या कर सकता है और इसमें अपना क्या विचार दे सकता है? जो कि आप संगठन की जब बात किए हैं तो संगठन में भी इस प्रकार की पहल की बात की गई है, तो आप उसको थोड़ा सा रिलेट करके आप क्या बता सकते हैं कैसे? चूंकि मेरा ऐसा मानना है कि देश में चीजें या विदेश में या फिर पूरे विश्व में चीजें लगातार चेंज हो रही हैं, डायनेमिक स्थिति है, कोई चीज स्टैटिक नहीं है, रुकी हुई नहीं है। आज कोई चीज ऐसी है तो कल वैसी भी हो सकती है और आज वैसी है तो कल ऐसी भी हो सकती है। जी हाँ। तो ऐसे में एक युवा एक अध्येता के रूप में, एक समझदार और परिपक्व व्यक्ति के रूप में कोई भी ऐसा कदम उठाए, कोई भी ऐसे विचार बनाए जो वो समाज में जब रखे तो वो स्पष्ट रहे, अपने होने में स्पष्ट रहे कि वह कह क्या रहा है, वह कर क्या रहा है। जी जी बिल्कुल। और मेरा ऐसा व्यक्तिगत रूप से मानना है कि आप वह काम कहिए ही नहीं जो आप कर नहीं सकते हैं, और अगर आपने कहा है तो आपको करिए, किंतु उस करने के पीछे आपके पास एक नैतिक आधार होना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। और वो आधार बिल्कुल स्पष्ट होना चाहिए जो आप खुद भी स्पष्ट रहें और सामने वाले को भी स्पष्ट मतलब अपने होने में स्पष्ट रहना है। मैं हूँ तो हूँ। जी। कुटज से अगर बात किया जाए कि 3 ऐसे व्यक्तित्व के गुण जो आपका कह सकते हैं कि मजबूत पक्ष के रूप में है, जिसको आप दृढ़ता से प्रयोग करते हैं कि हाँ ये 3 जो गुण है ना ये मेरा मजबूती है, 3 गुण कौन सा है? ये तो काफी कठिन प्रश्न है पर अच्छा जैसा अभी स्मरण आपको जो आया। मुझे तो फिलहाल यही स्मरण आ रहा है कि जो आपको व्यक्तित्व को निखारती है कि हाँ ये कुटज बनाने में अनिवार्य है। क्योंकि ये तो एक लंबी प्रक्रिया है, उस प्रक्रिया में धीरे धीरे ये चीज पता चलती है। पहली चीज तो यह है कि अपने हार को स्वीकार कर लेना। जी। ये व्यक्तित्व में मुझे ऐसा लगता है कि ये चीज मैं धीरे धीरे डेवलप कर रहा हूँ, विकसित कर रहा हूँ कि अपनी हार को धीरे से स्वीकार कर सकते हैं। हाँ, आप भी हार सकते हैं, आप कोई दुर्रम खा या फिर पुण्य खा नहीं है। दूसरी बात ये है कि आप कितने मिलनसार हैं, आप ज्यादा से ज्यादा लोगों से खुले मन से विचार कर सकें, अपने विरोधी विचारधाराओं का भी खुले मन से स्वागत कर सकें। जी जी जी। और तीसरी बात यह है, मैं घूम फिर कर वहीं आ जा रहा हूँ, क्योंकि पुस्तकों से अच्छे मेरे कोई दोस्त नहीं है, तो पुस्तकों का जितना अध्ययन हो सके वो करें, जितनी पुस्तकें हो सके वो पढ़ें और पुस्तकों को अधिक से अधिक समय दें, क्योंकि जो न चला वक्त की रफ्तार से उसे मिटना पड़ा है, बच गया तलवार की धार से तो खूनों से कटना पड़ा है। इसीलिए आपको समय का भी महत्व ध्यान देना पड़ेगा। आप जो समय है उसका किस प्रकार से प्रयोग करेंगे। समारा वक्त ने उसको जिसने वक्त को समझा, नहीं तो वक्त क्या है, वक्त का हमारा बताता है। क्या बात है, वक्त का हमारा बताता है। तो आप सुन रहे थे कुटज जी को, और जिन्होंने काफी एक लंबी बातचीत की साहित्य पर, अपने व्यक्तित्व के विभिन्न पक्षों पर, चाहे हम शायरी से लेकर के कविता, वाद विवाद, काव्य पाठ, इन सब चीजों में, और एक नवीन दृष्टिकोण एक युवा के रूप में, एक सर्जक सृजनात्मक व्यक्तित्व के रूप में उभरते हुए। तो
आज के इस संवाद समागम को यहीं पे समाप्त करते हैं और जाते जाते कुछ सुनते हैं कुछ शेर को जो कि कुटज जी की स्वरचित हैं और कुछ कविताएं को। तो जी बहुत बहुत धन्यवाद, मुझे काफी अच्छा लगा आपसे बात करके। पहले तो क्योंकि आपका आदेश है तो मैं 2 शेर सुना दूंगा, फिर हम विदा लेंगे। जी जी। चंपा गेंदा रोज डहलिया सारे फूल, चंपा गेंदा रोज डहलिया सारे फूल, एक उसकी खुशबू के आगे हारे फूल, क्या बात। और दुनिया इश्क के सर पर पत्थर मार चुकी, दुनिया इश्क के सर पर पत्थर मार चुकी, अब बारी है इश्क की, कह दो मारे फूल। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद।